स्पेशल हैं तो आप ज़रा थोड़ा सा जो है प्लीज़ सिट टाइट, ताकि आपको पता चले कि ये जो है कितनी रिसर्च करते हैं जर्नलिस्ट कुछ और कैसे होते हैं। अच्छा, ये जो पहली रिपोर्ट है हमारी स्पेशल रिपोर्ट, बीबीसी ने इसको सबसे पहले 2 दिन पहले रिपोर्ट किया था और कल हम आपको नहीं सुना सके थे। लेकिन हुआ असल में क्या है कि एक बुक आई है और इस बुक का नाम है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द 5 आइज बाय रिचर्ड कर्बिज। ये एक बुक आई है और इसके ऊपर फिर जो है इसके अंदर बुक में क्या लिखा हुआ है और फिर बीबीसी ने सारी जो इसके ऊपर स्टोरी रिवील की है वो इसके ऊपर आई है। अच्छा जी, हुआ क्या है, मोहम्मद अल राशिद जो हैं वो स्पाई का काम करते थे कनेडियन इंटेलिजेंस के लिए, और उसके ऊपर इल्ज़ाम है अकॉर्डिंग टू दिस बुक के इसने स्मगल की थी एक जो ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी शमाइमा बेगम, उसको। अच्छा जी, अब क्या हुआ है जी कि ये शमाइमा बेगम जो थी ये और इनकी 2 दोस्तें जो थी सीरिया में 2015 में ये जो हैं चली गई थी, और वहाँ पे जो ये इंग्लैंड में बीबीसी ने और ये द संडे टाइम्स ने इसके बारे में पहले भी रिपोर्ट किया था कि ये 3 बच्चियाँ जो हैं इंग्लैंड से गई हैं और ये काम करने के लिए गई हैं कनाडा के साथ मिलके इन सम डिफरेंट रोल ओवर देयर। अच्छा, अब ये जो कनाडा की थी हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज, जिसको कि सीसिस भी कहते हैं, वो इसके बेगम के केस के ऊपर जो है ये शमाइमा बेगम के केस पे काम कर रही थी, और इनको फिर पता चला कि जी इसने एक आईसिस फाइटर जो है उसके साथ काम कर लिया है। ये यूके से भाग के गई थी आईसिस को ज्वाइन करने के लिए, कैन यू इमेजिन, और इसको वहां पे स्मगल किया था सीरिया में बाय इंटेलिजेंस एजेंट फॉर कनाडा, यानी कि जो आदमी कनाडा के लिए काम कर रहा था उसने इसको वहां पे किया था। शमाइमा बेगम का जो पासपोर्ट की डिटेल्स हैं वो ये शो करती हैं कि ये जो हैं ये और इसकी 2 और सहेलियां जो हैं उनको स्मगल किया गया था सीरिया के अंदर, और इसलिए फिर यूके ने इनका रिवोक कर दी थी ब्रिटिश सिटीजनशिप। लेकिन जो शमाइमा बेगम के लॉयर्स हैं वो कहते हैं जी कि इसकी सिटीजनशिप रिवोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो ट्रैफिक की गई थी, क्योंकि ये जो बच्चियां आजकल सोशल मीडिया वगैरह पे काम बैठी रहती हैं हर वक्त, तो उनके थ्रू इनको ल्योर किया गया था। अच्छा, शमाइमा बेगम जो थी उस वक्त 15 साल की थी, और अगर हमारे वो लोग जो कि टीवी देख रहे हैं वो देख रहे हैं उसकी जो 2 फ्रेंड्स हैं उसके साथ, एक थी खतीजा सुल्ताना 16 साल उसकी उम्र थी, और दूसरी जो थी अमीरा अब्बास थी 15 इयर्स उसकी एज थी। ये तीनों जो हैं ये सीरिया चली गई थी। इनको देखा गया था इस्तांबुल के बस स्टेशन पे, जहाँ पे एक आदमी था जिसका के नाम रशीद था, जो कि कनेडियन अलेजली स्पाई एजेंसी यानी सीसिस के लिए काम करता था। उसने फैसिलिटेट किया था और उसने इसको जो है वहाँ पे हेल्प की थी वहाँ पे जाने के लिए सीरिया के अंदर। अच्छा, ये जो बंदा है रशीद, ये बाद में टर्की के अंदर अरेस्ट हो गया था जब इसने ये शमाइमा बेगम वगैरह को उधर सीरिया में भेजा था, क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस भी बहुत अरसे से लगी हुई थी इनके पीछे कि भाई ये तीनों बच्चियां जो हैं ये किधर गायब हो गई हैं और कहाँ चली गई हैं, तो उनको वो उन्होंने ट्रेस किया कि ये टर्की में चल रहा है। अच्छा, अब ये टर्की में क्या कर रहा था वो हम आपको बताएंगे। इंग्लैंड के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस थी वो इन तीनों बच्चियों को ढूंढ रही थी, और इनको पता चला जी कि ये बच्चियां सीरिया में गई हैं और आईसिस के साथ इन्होंने ताल्लुकात बनाए हैं। तो ये सारे लिंक्स और सारे डॉट्स जब उन्होंने करने शुरू किए तो उनको पता चला कि ये आदमी रशीद जो है उसके साथ ये इन टच थी, और वो आईसिस के लिए टर्किश साइड ऑफ द नेटवर्क पे काम कर रहा था कि जी बच्चियों को ल्योर करना और इनको जो है सीरिया में पहुंचाना। रिसेंटली ये जो शमाइमा बेगम है इन्होंने बीबीसी के एक जो अभी आएगा प्रोग्राम शो किया जाएगा उसमें आई एम नॉट अ मॉन्स्टर पॉडकास्ट है उसमें बात की, तो इसने फिर सारी स्टोरी बताई कि जी ये जो रशीद है ये एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैप चलाता था और उसके अंदर ये लोगों को ल्योर करते थे, और टर्की से फिर ये जो फोटोग्राफ्स और डिफरेंट आईडी वगैरह बना के इनको सीरिया के अंदर भेजते थे। सीरिया के बॉर्डर के थ्रू ये उनको एंटर करवाता था, और ये जो था किसी एक आदमी के साथ वहाँ पे जो है वो बात करता था, और उसके बारे में एक कहा जाता था कि ये शायद अलेजली, जो कि बुक ने सारा रिवील किया है कि रशीद जो है ये राफेल हॉस्टी एक ब्रिटिश आईसिस फाइटर था, रिक्रूटर था, उसके साथ जो था ये इन टच था। अच्छा, इनकी जो कुछ रिकॉर्डिंग्स भी अब सामने आई हैं उसमें
ये रफ़ाएल हॉस्टी जो है ये कह रहा है उसको कि तुम मुझे हेल्प करोगे और लोगों को सीरिया में लाने के लिए रिक्रूट करोगे। तो वो रशीद उससे पूछ रहा है कि मुझे एक्सप्लेन करो किस तरह के लोग तुम्हें चाहिए। तो हॉस्टी उसको कह रहा है कि जो सेम थिंग तुम करते हो, लेकिन इस दफ़ा मुझे लड़के लड़कियां और इक्विपमेंट भी चाहिए। इसका मतलब है कि ये पूरा स्मगलिंग का एक रैकेट ऑलरेडी रशीद चला रहा था। अच्छा, उसमें उसने कहा जी आई एम मोर देन हैप्पी एंड रेडी टू डू दिस। उसके अंदर फिर क्या हुआ जी कि ये रशीद जो था टर्की में जब सलिनुफा के इलाके में इसको किया गया, अरेस्ट किया गया, तो इसके साइड की फिर स्टोरी सुनी जिसने कि दुनिया को और जो जाहिर है कनाडा के जो एलाइज थे उनको बड़ी हैरत में डाला कि ये कैसे सारा कुछ चल रहा है। अच्छा, इसको जब पकड़ा तो ये जो था क्या कर रहा था कि ये जो कनेडियन एम्बेसी थी जॉर्डन के अंदर, वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन पास कर रहा था। इससे पूछा गया कि भाई तुम क्या कर रहे हो। इसने कहा जी 2013 में मैंने कनेडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था और मैंने उनसे कहा था कि तुम मुझे दो। तो उन्होंने, कनेडियन गवर्नमेंट ने मुझे कहा, या कनेडियन एम्बेसी जो थी जॉर्डन में, उसने कहा हाँ बिल्कुल हम तुम्हें इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन क्या तुम हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आईसिस की एक्टिविटीज के बारे में बता सकते हो। तो इसने तो फिर हम तुम्हें सिटीजनशिप देंगे। अच्छा, अब ये देखा जाता है, ये जो बीबीसी कहता है कि हमने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं कि 2013 से 2015 जब तक के उसका अरेस्ट नहीं हुआ, तो कई दफ़ा वो क्रॉस करके जॉर्डन में गया और वहाँ पे जो है इसकी जो है वो कर रहा था, इंफॉर्मेशन उसको दे रहा था। उस वक्त जो ब्रिटिश होम सेक्रेटरी थे साजिद जावेद साहब, उन तक ये खबर पहुँचाई गई कि भाई 3 बच्चियाँ जो हैं उनको ट्रैफिक किया गया है सीरिया में, और उसके अंदर एक आदमी जो कि कनेडियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है, वो सारा कुछ ये इंफॉर्मेशन जो है ये दे रहा है। तो साजिद जावेद के ऊपर भी बड़े एलिगेशंस आए कि क्योंकि उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे लोग जो कि आईसिस के साथ काम कर रहे हैं हम उनको जो है उनकी सिटीजनशिप जो है रिवोक करेंगे। तो उसके ऊपर इनके जो लॉयर हैं तस्नीम अखुंजी, इसके शमाइमा बेगम के, उसने कहा है जी कि हमें बड़ी हैरत और शौक हुआ है कि कनेडियन इंटेलिजेंस वाले जो थे वो काम कर रहे थे एक स्मगलिंग के नेटवर्क के अंदर, और अपने ही एलाइज के बच्चे बजाय इनके कि अपने एलाइज के बच्चों को वो प्रोटेक्ट करें, वो यूके के अंदर जो है से लोगों को ट्रैफिक कर करके ये सीरिया टाइप के इलाकों में भेज रहे थे। और ये सारी बच्चियां थी 15, 16, 17 साल की। अच्छा, शमाइमा जो थी इसको सीरिया के अंदर एक डिटेंशन कैंप में रखा गया था और इसकी जो सिटीजनशिप थी वो 2019 में ले ली थी। अच्छा, इससे पहले ये जो किताब आई है जिसमें कि ये सारे खुलासे हुए हैं, जिसके की वजह से फिर ये जो इन्होंने भी जो बीबीसी की और बाकी जो द संडे टाइम्स की जो स्टोरियां थी उनको ज्वाइन करके तो ये एक अपनी स्टोरी की इन्वेस्टिगेट किया था, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द 5 आइज बाय रिचर्ड कर्बेज। उसके अंदर इन्होंने कहा जी कि ट्रूडो साहब जो थे प्राइम मिनिस्टर कनाडा के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ओटावा में, और उन्होंने कहा था जी कि इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं उनको बड़ा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है और बड़ा क्रिएटिव अप्रोच उनकी होनी चाहिए टू फाइट टेररिज्म, और उनके बड़े स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। लेकिन लोगों का ये क्वेश्चन है कि एक कनेडियन हैंडलर जो है, जो कि इंटेलिजेंस कनाडा की के लिए काम कर रहा है, वो एलाइज की इंफॉर्मेशन ये आईसिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे दे रहा था और उसका जो है कैसे किया गया। अब बीबीसी कहती है जी कि हमने जिस वक्त सीसिस के एक स्पोक्स पर्सन को हमने कांटेक्ट किया तो उसने कहा जी कि हमारी पॉलिसी नहीं है सीसिस की, यानी कैनेडियन इंटेलिजेंस की, कि हम पब्लिकली कोई कमेंट्स करें या स्पेसिफिक्स जो है किसी इन्वेस्टिगेशन के वो मीडिया के साथ शेयर करें। इसी तरह यूके गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो पॉलिसीज़ हमारी हैं वो ये हैं कि जी ऑपरेशनल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी मैटर्स जो हैं वो इस तरह ओपन में नहीं किए जाते हैं। लेकिन जिस दिन से, अब ये 2 दिन हो गए हैं किताब आई हुई है, इस किताब ने बड़ी खलबली मचाई हुई है और इस किताब के ऊपर जो है बहुत सारी अब कॉमेंट्रीज चल रही हैं कि भाई कनाडा जो है वो ऐसे कैसे कर सकता है। बहरहाल जी, अब इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट जवाब देगी तो फिर ही पता चलेगा कि मतलब हुआ क्या इस बच्ची के साथ और इसकी 2 दोस्तों के साथ, और अब ये वेयर डू देयर डू दे स्टैंड, और इनका केस जो है वो सिर्फ शमाइमा बेगम का लड़ा जा रहा है या कि वो बाकी की भी जो इसकी जो 2 फ्रेंड्स थी, बच्चियाँ जो थी, उनका भी केस जो है, जो कि खतीजा सुल्ताना और अमीरा अब्बास, उसका भी केस लड़ा जा रहा है कि नहीं। ये थी हमारी जी
आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक सेकंड रिपोर्ट है द गार्डियन की, और ये रिपोर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली अगेन है, और ये पाकिस्तान के फ्लड्स के ऊपर है। ये इसकी हेडिंग है फ्लडिंग दैट हैज़ डेवस्टेटेड पाकिस्तान एंड ब्रिटेन्स इंपीरियल लेगेसी हैज़ मेड इट वर्स। अच्छा जी, अब आपको बड़ी हैरत होएगी ये सुन के और देख के, और आप कहेंगे जी कि पाकिस्तान के जो फ्लड्स अभी चल रहे हैं उसका क्या ताल्लुक है, ये इंपीरियल हिस्ट्री जो है ब्रिटेन की उसके साथ इनके क्या ताल्लुकात हैं। अच्छा जी, ताल्लुकात ये हैं कि वो कहते हैं जी कि ये जो इलाका था वो अभी भी कॉलोनियलिज्म जो है उसकी वजह से उसमें से वापस निकला नहीं है। ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब का एरिया है जहाँ पे कि रिसोर्सेज जो हैं बहुत कम है, पॉवर्टी ज़रा ज़्यादा है, और सिंध में और भी हालात ज़्यादा ख़राब हैं और चीज़ें ख़राब हो गई हैं। हालांकि वहाँ पे अब काफ़ी मैसिव तादाद में पुलिस भी, रेंजर्स भी, मिलिट्री वाले भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गार्डियन की ये स्टोरी जो है बड़ी आई ओपनर है और डिफरेंट बात करती है। वो कहते हैं जी कि ये सारी चीज़ें जो ख़राब हैं ये इसलिए हैं कि इस सारे खित्ते के ऊपर एक इंपीरियलिस्टिक पावर यानी कि ब्रिटेन जो है ये रूल करता था। एंड माइंड यू कि ये द गार्डियन जो है ये है भी इंग्लैंड का न्यूज़पेपर। तो ये इन्होंने कहते हैं जी कि पाकिस्तान को मिली जो है 1947 में इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद जो था इन्होंने जो दो चीज़ों के साथ जो लड़ रहे थे, जो दो क्रूशल फैक्टर्स थे, वो ये था कि जी यहाँ पे एक तो पॉलिटिशियंस बड़े करप्ट हो गए थे, और दूसरा ये था कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज बड़ा आ रहा था। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसको नेचुरल डिज़ास्टर्स बताते रहे कि जी नेचुरल क्लैमिटी है तो हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन जो एक चीज़ जिसको कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं अभी तक, जिन लोगों ने जो अभी तक चीज़ों को इग्नोर किया, वो थी एम्पायर, जो कि गोरे ने, ब्रिटिश ने एक कायम की थी साउथ पंजाब, बलूचिस्तान और रूरल सिंध के ऊपर। और वो क्या थी, वो कहते हैं जी यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस मिली तो इन्होंने एक पटवारी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और उनको कहा जी कि फ्लड रिलीफ की तुमने हमको इन्फॉर्मेशन देनी है। अब वो होता क्या था कि वो लोगों के लिए तो काम नहीं करते थे, जिन जिन लोगों के पास जाते थे इलाके में उनसे बल्कि पैसे जो थे वो एक्सटॉर्ट करते थे, ये कह के कि गवर्नमेंट जो है तुम्हारे इलाके में काम कर रही है कि जी यहाँ पे फ्लड्स ना आ जाए, उनको डराते धमकाते थे। फिर उनको क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड्स थे एरिया में उन्होंने इनको धमकाना शुरू किया, उन्होंने इनसे पैसे लिए, इनको लाइवलीहुड के मौके कम करते गए। तो ये गार्डियन की रिपोर्ट कहती है कि जी ये लैंडलॉर्ड्स बने कैसे। ये लैंडलॉर्ड्स ऐसे बने कि जो कोई अपने लोकल्स के लिए के साथ गद्दारी करके ब्रिटिश जो मास्टर्स थे उनके साथ हमदर्दी शो करता था, उसको ये बड़ी बड़ी ज़मीनें देते थे, और उसकी वजह से ये लैंडलॉर्ड्स जो थे यहाँ पे पैदा हुए। अच्छा, अब क्या हुआ कि इनके बीच में, क्योंकि इनइक्वालिटी जब बढ़ती चली गई तो लैंडलॉर्ड्स और पेजेंट्स जो हैं इनके बीच में 19th और 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा क्लैशेस शुरू हो गए, क्योंकि पेजेंट्स जो थे वो अब फ्लड्स में से हर वक्त जूझते रहते थे, और ये जो लैंडलॉर्ड्स थे ये बड़े बड़े लेविश किस्म के घरों में रहते थे। बाय 1920s वो कहते हैं जी कि जो लगारीज की एरिस्टोक्रेटिक जो, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक दी है कि जो एरिस्टोक्रेटिक जो क्लास थी उसमें से एक जो बंदा था एटलीस्ट उसके पास 114,000 एकर्स ऑफ लैंड थी। तो इससे वो कहते हैं जी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लैंडलॉर्ड्स के पास कितनी बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं। 1950s के ऊपर फिर जो लोकल पॉलिटिकल एलीट थे वो कहते हैं जी कि वेस्टर्न कंसल्टेंसी फर्म्स के साथ इन कोलैबोरेशन उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को बर्बाद किया, और उन्होंने कहा जी हम हाइड्रो पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं, और इस तरह की चीज़ों की उन्होंने बातें की। जैसे कि उन्होंने कहा जी हम तौनसा बैराज बना रहे हैं। तौनसा बैराज ने थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे उनको ना सिर्फ ये कि डिस्प्लेस किया, बल्कि 2000s में और 2010 में जो फ्लड्स आए थे उसकी रिपेयर के ऊपर जो वर्ल्ड बैंक से लाखों डॉलर्स इन्होंने लिए, वो इंतहाई बुरी इन्होंने रिपेयर्स कराई जिनका कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1970s में पहुंचते पहुंचते साउथ ऑफ पंजाब में वो कहते हैं जी कि एक कम्युनिस्ट लेड एक टेनेट मूवमेंट जो थी वो इन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ चली, क्योंकि इनइक्वालिटी थी, और यहाँ पे जो है वो ये इंपीरियल जो लैंडलॉर्ड्स थे इनको ख़त्म करना चाहते थे, एरिस्टोक्रेसी को। लेकिन फिर क्या हुआ जी कि पीपीपी की गवर्नमेंट ने अपने दूसरे मास्टर्स के साथ मिलके, जो कि हमेशा से जो ये वो उनमें कुछ वो भी लोग थे जो कि हमेशा से लॉयल रहे थे अपने ब्रिटिश मास्टर्स से, उनके साथ मिलके इन्होंने
सारी की सारी वो जो कुछ अर्सा पहले रिफॉर्म्स आई थी, लैंड रिफॉर्म्स, उन सब की ऐसी तैसी फेरी। वो छोटे जो ज़मींदार हैं बेचारे, उनसे ज़मीनें खींची और फिर से वो जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको दी। और इन्होंने इसमें करते करते पीपीपी ने नए मास्टर्स ढूंढे, जैसे कि आईएमएफ वाले, और फिर उसके अंदर और जो है इन्होंने वर्ड यूज़ किया है इंपीरियलिस्टिक एक्टर्स लाइक चाइना। इनका वर्ड है ये गार्डियन वालों का, कि ये फिर और लोग भी उसमें शामिल हो गए। तो चाइना ने पाकिस्तान को कहा जी कि हम सी पैक शुरू करते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके इकोनॉमिक फ़ायदे तो बड़े होने वाले हैं आने वाले दिनों में, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भी हज़ारों लोगों को डिस्प्लेस किया। फार्मर्स जो हैं अब उसकी वजह से, और जो लोग हैं उस इलाके के, वो तो अब फेस कर रहे हैं फ्लड्स। और ये एरिस्टोक्रेट्स जो हैं इनके मज़े हैं, इनको कोई तकलीफ़ नहीं है। या तो ये लाहौर भाग जाते हैं या दुबई चले जाते हैं, या उन्होंने इसमें कनाडा का भी नाम लिया द गार्डियन ने, कि कनाडा और अमेरिका भी ये लोग भाग के आ जाते हैं। तो वहाँ पे सफ़र कौन करता है? वहाँ पे सफ़र जो है सिर्फ पेजेंट्स करते हैं, और इनका कुछ जो है वो इनको कोई देखने वाला नहीं है। वो कहते हैं जी ये जो ट्रेजेडी है इसकी सारी की सारी जड़ें जो हैं पीछे जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है उनसे जाके मिलती हैं, जो कि अकम्प्लिस थे यहाँ के इलाके के जो वो लोग जिन्होंने के इनका साथ दिया था, जो कि अब एलीट वहाँ पे बने बैठे हैं, और पाकिस्तान को प्लंडर जो है वो यानी कि लूट मार जो है उन्होंने मचाई हुई है। तो ये आज की जनाब बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो स्टोरी थी गार्डियन की थी, कि किस तरह पाकिस्तानी फ्लड्स जो हैं उनका ताल्लुक जो है पीछे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से जाके मिलता है। तो ये थी जनाब हमारी आज की दूसरी स्पेशल रिपोर्ट, और ये बहुत ही चौंका देने वाली है कि कैसे यहाँ पे लूट मार की गई, कैसे अपने लोगों के खिलाफ जो है जाके ब्रिटिश सरकार जो थी गोरे के सामने जाके हाथ जोड़े गए, उनके साथ लॉयल्टीज़ दिखाई, अपने लोगों को तब भी मरवाया पार्टीशन से पहले भी, और अब भी जो है अपने लोगों की कोई इन लोगों को फिक्र नहीं है। और बड़ी बड़ी इन्होंने ज़मीनें ली और उसका बड़ा बड़ा जो है वो फ़ायदा उठाया। और अब भी आप देख लें, यानी मुझे शर्म आ रही थी, कल मैं सुन रही थी कि एप्पल के जो टिम कुक साहब हैं वो कह रहे हैं मेरा दिल दुख रहा है जो पाकिस्तान में चल रहा है, और हम भी मैसिव एड देंगे। और यूनाइटेड नेशंस और ब्रिटेन के अंदर जो गोरे हैं वो कह रहे हैं, एक जो वहाँ पे आज मेंबर ऑफ जो गवर्नमेंट हैं एक ब्रिटेन के अंदर, उन्होंने तो कहा है पाकिस्तान के तमाम कर्जे माफ़ किए जाएं, जितना डेवस्टेशन ये जो है फ्लड्स इस वक्त लेकर आए हैं। और भी बाकी दुनिया जो है, हमारी अपनी कनेडियन गवर्नमेंट ने $5 मिलियन दिए हैं, और भी लोग दे रहे हैं। और आप देख लें हमारे बेहिस जो बैठे हुए हैं सारे ये पॉलिटिशियंस, ये जरदारीज एंड शरीफ्स एंड लगारीज एंड एवरीबडी, बड़े बड़े चौधरी मलिक जो वहाँ पे बने हुए बैठे हुए हैं। किसी ने, आप पूछें किसी से कि अगर किसी ने इस फ्लड रिलीफ के लिए, जिनके के पास बड़े पैसे थे लोगों को ख़रीदने के लिए भी कुछ दिन पहले, 1 रुपया भी दिया हो, कुछ भी नहीं उन्होंने दिया। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सैड। तो ये है जी इनकी मुल्क से मोहब्बत। तो अभी भी अगर आप जागेंगे नहीं, अभी भी आप जी मरते जाएंगे, ओ जी विचारी दा पुत्तर है ते विचारे दा पुत्तर है, ओ जी विचारियां दे नाल बड़ा, ये छोड़ दें ये बरादरियां, ज़ात, भाईचारे, और उन लोगों को लेकर आएँ जो वाकई आपके मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। कोई पढ़े लिखे लोग जिनकी फॉरवर्ड लुकिंग सोच है उनको लाएँ, ये छोड़ दें इनको ज़मींदारों को। बहरहाल जी मर्जी है आपकी। तो ये जनाब बड़ी ही डेवस्टेटिंग स्टोरी थी जो आपने सुनी आज द गार्डियन की, कि किस तरह फ्लडिंग का डायरेक्ट ताल्लुक जो है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से है। तो वही मास्टर्स जो हैं अभी भी आपके पास बैठे हैं। अच्छा जनाब, तीसरी हमारी जो रिपोर्ट है, अगेन ये भी बड़ी आई ओपनर है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट की जो हेडिंग है वो है, पाकिस्तान इमरान खान इज नाउ द टारगेट ऑफ फोर्सेस ही वंस वील्डेड। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी इमरान खान साहब के बारे में क्या कह रही है? वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब जो हैं उसके और उसके साथियों को डराया धमकाया जा रहा है, उसके कुछ साथियों को पकड़ा जा रहा है, कुछ को टॉर्चर किया जा रहा है, पुलिस एक्सेसेस बहुत अनाउंस किए जा रहे हैं, वो मीडिया आउटलेट्स जो इसको कवर करते हैं उनके ऊपर कर्ब्स डाले जा रहे हैं, उनको शट डाउन किया जा रहा है ताकि ये साइलेंस इसको कर दिया जाए। और इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है कि खान के ऊपर जो है टेररिज्म चार्जेस तक लगा दिए गए हैं, और ये बताने की कोशिश की है कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री के खिलाफ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके खिलाफ की गई हैं। तो वो कहते हैं जी वो मिलिट्री जिसकी तरफ वो कभी देखता होता था, वही मिलिट्री जो है आज इसके अगेंस्ट खड़ी हुई है। लेकिन न्यूयॉर्क क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है कि जनाब ये जो आप सारा कुछ कर रहे हैं इस आदमी के खिलाफ, क्या ये आपको कुछ फ़ायदा देगा? क्योंकि वो कहते हैं जी जिस दिन से इसको आपने निकाला है अपनी उससे
कुर्सी से निकाला है इसको, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से नो कॉन्फिडेंस मूव ला के, उस दिन से ये जो है अब कर रहा है, अपने रैलीज कर रहा है, और ये रैलीज जो हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, अगेंस्ट जुडिशियल सिस्टम जो कि सारा हॉकिश हुआ है इसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कर रहा है। और लाखों की तादाद में लोग आके जो हैं वो इसके जलसे कर रहे हैं। डेकेड्स में कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट कहती है, जो कि अब किया जा रहा है। और वो पॉलिटिकल एलीट जो इस वक्त है, जिसने किसको हटाया था अपनी कुर्सी से, वो हैरान है कि क्या हमारी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। कहते हैं ये एलिगेशंस थे, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट कहती है कि जी जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को जो है वो हटा के और इनको कहा गया था अलेजली कि मिलिट्री ने इसकी हेल्प की है इसको आने में, वही मिलिट्री जो कि कभी इसके साथ खड़ी हुई थी वो अब लग रहा है कि इसके अगेंस्ट है और ये भी उसके खिलाफ बोल रहा है। लेकिन वो कहती है न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट कि हमारी रिपोर्ट ये कहती है कि मिलिट्री का तमाम जो धड़ा है वो इसके अगेंस्ट नहीं है। मिलिट्री के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो इसके सिंपथाइजर हैं और उनको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं। और वो कहते हैं जी उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जितनी भी ये रैलीज करता है, खास तौर पे जो पिंडी के इलाके में है, वहाँ पे बहुत सारे फौजी जो हैं वो आके इसके साथ खड़े होते हैं और वो समझते हैं कि जो हमारी पॉलिटिक्स ये गलत ट्रैक पे चल रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कहते हैं जी कि ये एक प्ले बुक थी पाकिस्तान में कि जो जितना ज़्यादा है पावरफुल है या बड़ी फैमिली का है, सिर्फ वही अब पावर में आएगा और वही ये करेगा। वो कहते हैं जी कि ये सारी प्ले बुक जो है ये कचरे के डब्बे में फेंकने जैसी हो गई है, क्योंकि नथिंग इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्ले बुक जो कि पिछले 75 ईयर्स में थी। क्योंकि ये एज अ कैरिज्मेटिक पॉलिटिशियन ऐसे बन के राइज किया है, क्योंकि ना तो इसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस हैं, हालांकि इसके ऊपर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लगाने की कोशिश की है, इसको डराने धमकाने की कोशिश की है। लेकिन अनलाइक जो है जो एलीट है पाकिस्तान की, लोग जो हैं खासतौर पे जो यूथ है वो समझते हैं कि नहीं, इसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम है, ये सारा कुछ इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ और चीज़ें हैं सब पाकिस्तान में है, इसका प्यार पाकिस्तान में है। इससे बड़ी वो कहते हैं जी क्या बात हो सकती है कि वो एक पॉलिटिशियन कहता है कि जब मैं मरूंगा तो मैं अपना सारा कुछ पाकिस्तान को दे के मरूंगा। तो इससे बड़ी और क्या, तो इस चीज़ को अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान की यूथ जो है वो देखना शुरू हो गई है, क्योंकि बाकी तमाम जो लीडर्स हैं उनके ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे और उन चार्जेस के होते हुए लोगों को पता है कि उन्होंने हमें लूटा घसूटा है। अच्छा, अब इसमें वो कह रहे हैं जी कि मिलिट्री जो है वो कॉन्स्टेंटली कह रही है कि हमने इसको ना हटाया है, ना हम इसको ला सकते हैं, सारे ये एक्यूजेशंस हैं इमरान खान के, हम एक न्यूट्रल पोजीशन पे खड़े हुए हैं और हमको पॉलिटिक्स में ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस बात को काफ़ी क्लियर किया था, जो कि आर्मी के स्पोक्स पर्सन है, कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कोई कंस्पायर नहीं किया इसकी गवर्नमेंट को अप्रैल में टॉपल करने के लिए खान को, लेकिन खान जो है कॉन्स्टेंटली मिलिट्री के ऊपर जो है वो क्रैक डाउन कर रहा है। अच्छा, अब वो कहते हैं जी कि जो यूथ ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि एक बहुत लार्ज नंबर जो हैं यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, एंड दे आर वेरी टेक सेवी एंड सोशल मीडिया सेवी, उनको समझ आ गई है कि ये करप्ट और पावरफुल मिलिट्री और ये करप्ट और पावरफुल पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल एलीट जो है ये मुल्क को कितना बर्बाद करना चाहती है। और वो कहते हैं जी ये भी रेटरिक इन्होंने हाई करने की कोशिश की है लोगों के बीच में और ख़ासतौर पर इन यंगस्टर्स में, कि जब पूरा मुल्क जो है वो फ्लड्स में डूबा हुआ है तो ये जो है ये या तो रैलियां कर रहा है या कॉन्सर्ट्स कर रहा है। तो वो कहते हैं जी कि लोग कहते हैं वो जो भी कर रहा है इस मुल्क के लिए कर रहा है, अपनी जेब गर्म करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि वो कहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स कहती है, हम जब पाकिस्तान की सड़कों पे गए और हमने लोगों से, आम लोगों से, रिक्शा ड्राइवरों से और जो ठेले वाले हैं उनसे बात की, तो न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है उन्होंने कहा जी प्राइसेस इतनी बेतहाशा राइज कर गई हैं, इन्फ्लेशन है और हमारे हुक्मरानों का तमाम फोकस सिर्फ इमरान खान के ऊपर है, उनको और कोई काम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह वो कहते हैं जी कि बेशक इमरान खान इज़ आउट ऑफ फेवर विद द मिलिट्री टॉप ब्रास, लेकिन फिर भी जो कोहर्ट्स ऑफ रिटायर्ड मिलिट्री अफसर और दूसरे जो हैं वो समझते हैं कि ये मुल्क को फिर भी सीधे रास्ते पे लेके जा सकता है, क्योंकि ये करप्ट नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है जी हम इसी तरह जब पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर फिर रहे थे और हम अपनी ये रिपोर्ट लिख रहे थे तो हमने पूछा इनसे कि अब आप क्या फियर करते हैं। वो कहते हैं जी हम फियर ये करते हैं कि इमरान खान को शायद अल्टीमेटली अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन ये पॉलिटिकल टर्मोइल जो इस वक्त मुल्क में है उसको और ज़्यादा ये ख़राब करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स कहती है यंगस्टर्स जिनके हमने इंटरव्यू लिए उन्होंने हमें कहा कि हम गवर्नमेंट को वार्न करते हैं कि खबरदार इमरान खान को अरेस्ट किया, क्योंकि अगर इसको अरेस्ट किया तो तुम लोग रेड लाइन क्रॉस करोगे और अगर ये तुमने रेड लाइन क्रॉस की तो वी विल शट डाउन द कंट्री एंड एज अ रिजल्ट देयर इज गोइंग टू बी अ नेशन वाइड रिवोल्ट। तो ये थी जनाब न्यूयॉर्क टाइम्स की। तो
तो ये थी जनाब आज बड़ी बड़ी 3 हमारी खबरें। अच्छे एक जनाब बीबीसी